हेलो एवरीवन, जोहार झारखंड और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस स्पेशल सेशन में हम लोग जेएसएससी प्लस टू टीचर अप्लाइड इंग्लिश या माध्यमिक आचार्य शिक्षक के लिए इंग्लिश मॉडल पेपर का एमसीक्यू जिसमें कि टोटल 100 एमसीक्यूज रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये आपका महामैराथन का सेशन रहेगा जिसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आप लोगों की प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दे सकता है क्योंकि क्वेश्चंस इसके बाहर नहीं आएंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत ही सटीक और नियरेस्ट तरीके से किया है। तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस मैराथन सेशन को अपने एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल रहेगा लेकिन बहुत कन्फ्यूजन से भरा रहेगा। तो आप लोगों को ज़रूरत है इसको अच्छे से कवर करने की। हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और मेरी वेल विशेष है आप लोगों के लिए। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने एग्जाम में 110% मार्क्स स्कोर करें। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट लाइन इन अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लाइन का क्या पर्पस होता है। आपके पास फोर ऑप्शन है। टू ग्रीट द रिसीवर, टू एक्सप्लेन डिटेल्स, ऑप्शन सी है टू स्टेट द मेन पर्पस एंड डी है टू क्लोज द लेटर। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू स्टेट द मेन पर्पस ब्रीफली। सेकंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर शोज द राइटर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में राइटर का नाम और डेजिग्नेशन शो करता है। आपके पास फोर ऑप्शन हैं। फर्स्ट है हेडिंग, बी है सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन सी है बॉडी एंड ऑप्शन डी है इंक्लूजर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट विल बी सब्सक्रिप्शन पार्ट में आपका डेजिग्नेशन यानी कि लिखने वाले का नाम और उनका पद शो करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर इज द सब्जेक्ट रिटन इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ पर लिखा जाता है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आफ्टर द सॉलिटेशन, ऑप्शन बी बिफोर द हेडिंग, ऑप्शन सी आफ्टर द एड्रेस एंड डेट एंड ऑप्शन डी एट द एंड ऑफ द लेटर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट विल बी आफ्टर द एड्रेस एंड डेट। ठीक है, तो डेट और एड्रेस के नीचे लिखा जाता है क्या, सब्जेक्ट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक योर सिंसियरली और योर फेथफुली। तो एक फॉर्मल लेटर में कहता है कि किस पार्ट में आपका ये लिखा जाता है योर सिंसियरली या योर फेथफुली। तो कहाँ पर लिखा जाता है एक लेटर में। आपके ऑप्शन हैं सैल्यूटेशन, ऑप्शन बी है बॉडी, ऑप्शन सी है सब्सक्रिप्शन एंड ऑप्शन डी है इंक्लूजर। तो हम लोग लास्ट में ये सब लिखते हैं ना योर सिंसियरली, तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनक्लोजर इन अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर में इनक्लोजर का क्या पर्पस होता है। आपके ऑप्शन है टू ग्रीट द रिसीवर, टू एक्सप्लेन द टॉपिक, टू मेंशन अटैच डॉक्यूमेंट्स एंड ऑप्शन डी टू क्लोज द लेटर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू मेंशन अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर कंटेन्स द सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में ये शामिल किया रहता है सेंडर का नाम और उसका एड्रेस डेट के साथ। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से हेडिंग, ऑप्शन बी है बॉडी, ऑप्शन सी है सब्सक्रिप्शन एंड ऑप्शन डी है सैल्यूटेशन। तो किस पार्ट में होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेडिंग में ही होता है एड्रेस और डेट। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन टू एड्रेस द रिसीवर रिस्पेक्टफुली। तो फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है। आपके ऑप्शन है बॉडी में, ऑप्शन बी है इनक्लोजर में, ऑप्शन सी है सैल्यूटेशन और ऑप्शन डी है सब्सक्रिप्शन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैल्यूटेशन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं लेकिन एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगा कि पता नहीं सारे क्वेश्चन तो अच्छे लग रहे हैं, सारे ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं इसमें से कौन सा है। तो आप लोग इसको ईजी वे में ना लें, इसका रिविजन करें। आई होप कि वन टाइम रिविजन सफिशियंट है। सब लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो न्यू है। लेकिन हाँ, एट अ टाइम माइंड में सडनली नहीं आता है, खास करके जब एग्जाम का प्रेशर माइंड में होता है। तो एक बार आप लोग जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट शुड बी रिटन इमीडिएटली आफ्टर द सैल्यूटेशन इन अ फॉर्मल लेटर। सॉल्यूटेशन के ठीक बाद तुरंत ही फॉर्मल लेटर में क्या लिखा जाता है। ऑप्शन आर सब्जेक्ट, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी डेट एंड ऑप्शन डी इंक्लूजर। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बॉडी। सैल्यूटेशन के तुरंत बाद हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग अब उसका बॉडी लिखते हैं। जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है, जिस चीज़ के लिए हम वो लेटर लिख रहे हैं, उसका बॉडी स्टार्ट करते हैं।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, इन अ फॉर्मल लेटर इफ द सैल्यूटेशन इज डियर सर और डियर मिस्टर शर्मा, द करेक्ट सब्सक्रिप्शन इज। अगर किसी भी फॉर्मल लेटर में हम जैसे उनको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लिख रहे हैं जिसमें उनका नाम है डियर शर्मा, मिस्टर शर्मा, ऐसा कुछ अगर नाम है, तो नाम के साथ करेक्ट सब्सक्रिप्शन क्या डालेंगे? तो आपका ऑप्शंस है योर्स फेथफुली, ऑप्शन बी है योर्स सिंसियरली, ऑप्शन सी है विथ रिगार्ड्स एंड ऑप्शन डी है लविंगली। तो जब हम लोग किसी जाना पहचाना इंसान को लेटर लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं? योर सिंसियरली। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, योर सिंसियरली। क्वेश्चन नंबर 10, in a formal letter, which subscription is most appropriate while writing to an unknown person? फॉर्मल लेटर में मोस्ट एप्रोप्रिएट जब हम किसी अननोन पर्सन को लेटर लिखते हैं, तब हम सब्सक्रिप्शन कैसे लिखते हैं? आपके 4 ऑप्शंस हैं, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली, योर्स फेथफुली एंड बेस्ट विशेस। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योर फेथफुली। आप लोग इस क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट मत करिए, क्योंकि जब हम किसी जाना-पहचाना, किसी डेफिनिट पर्सन को लिखते हैं, तो हम लोग सिंसियरली लिखते हैं, और जब हम लोग किसी अननोन पर्सन को लिखते हैं, तो हम लोग फेथफुली लिखते हैं। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, योर फेथफुली। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर शुड द सब्जेक्ट लाइन बी प्लेस्ड इन अ फॉर्मल लेटर? सब्जेक्ट लाइन हम लोग फॉर्मल लेटर में कहाँ प्लेस करते हैं, कहाँ लिखते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आफ्टर द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद। ऑप्शन बी है बिफोर द हेडिंग, क्या हेडिंग के बाद लिखते हैं? ऑप्शन सी है आफ्टर द एड्रेस एंड डेट, एंड ऑप्शन डी है एट द एंड ऑफ द लेटर। तो सब्जेक्ट हम लोग कहाँ लिखते हैं? एंड पे तो बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं? सैल्यूटेशन से आफ्टर द एड्रेस एंड डेट के पहले लिखते हैं, ठीक है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लाइन फॉर अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर में मोस्ट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लाइन क्या होना चाहिए? ऑप्शन से आई वांट टू शेयर समथिंग इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी दिस लेटर इज अबाउट माय प्रॉब्लम, ऑप्शन सी रिक्वेस्ट फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, एंड ऑप्शन डी आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू। तो सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए। आपके ऑप्शन से रिक्वेस्ट फॉर अ लीव ड्यू टू इलनेस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ ईमेल, एक ईमेल में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी? आप लोग देखते हैं कि ईमेल में जैसे लिखा होता है ना टू, इसको लिख रहे हैं, फिर लिखा होता है कार्बन कॉपी सीसी, और फिर उसके बाद लिखा होता है बीसीसी। तो इस बीसीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया है, क्या होता है? तो आपके ऑप्शन से बिजनेस कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी है बेसिक कम्युनिकेशन कोड, ऑप्शन डी है ब्लैक कार्बन कॉपी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का क्या होता है? कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग बीसीसी इन एन ईमेल? एक ईमेल में बीसीसी का मेन पर्पस क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं, टू सेंड अ कॉपी ओपनली टू ऑल रिसिपिएंट, ऑप्शन बी है टू हाइड रिसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस फ्रॉम अदर्स, क्या दूसरे लोगों से उस खास किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, तो बाकी लोगों से उसको हम हाइड कर लेते हैं, सबको नहीं दिखाना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को भेजना है। ऑप्शन सी कह रहा है टू मार्क द ईमेल एज अर्जेंट, अर्जेंट के लिए मार्क करता है क्या? और ऑप्शन डी है टू अटैच, फाइल को अटैच करता है क्या? नहीं। तो हम लोग बीसीसी का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग किसी खास पर्सन को भेजते हैं। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, किसी खास व्यक्ति को भेज रहे हैं, सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। Question number 15. Which email field is used when the recipient should know who else receive, received the mail? जब रिसिपिएंट पता करना चाहता है कि मेल किसे मिला है, तब हम किस ईमेल फील्ड का इस्तेमाल करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बीसीसी, ऑप्शन बी है सब्जेक्ट, ऑप्शन सी है सीसी, एंड ऑप्शन डी है अटैचमेंट। हम लोग सीसी का यूज करते हैं ये जानने के लिए कि मेल किसे मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ सीसी इन ईमेल कम्युनिकेशन? तो कौन सा करेक्ट एक्सपेंशन है सीसी के मैटर में? आपके ऑप्शन है क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी है कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी है कॉमन कॉपी, और ऑप्शन सी है सेंट्रल कम्युनिकेशन। सीसी का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, सीसी का मतलब होता है ऑप्शन बी, कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन एन फॉर्मल लेटर, फॉर्मल ईमेल, ठीक है? कह रहा है कि एक फॉर्मल ईमेल में किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं प्रॉपर ग्रीटिंग्स को, ऑप्शन बी है क्लियर सब्जेक्ट लाइन को, ऑप्शन सी है यूज ऑफ इमोजी एंड स्लैंग्स को, एंड ऑप्शन डी है प्रोफेशनल क्लोजिंग को। तो किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? बढ़िया सा सवाल है, आप लोग देख सकते हो। तो हमें फालतू का ये जो इमोजी और स्लैग्स है ना, ये नहीं ऐड करना चाहिए ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये इमोजी वगैरह ईमेल में काम नहीं करना है, ये दोस्तों के साथ ही सही है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच ऑप्शन इज नॉट एप्रोप्रिएट इन फॉर्मल ईमेल राइटिंग। ठीक है, किसी भी एक फॉर्मल ईमेल जब हम लिखते हैं तो कौन-सा शब्द है जो यहाँ पे कौन-सा है जो हम लोग एप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पोलाइट एंड फॉर्मल लैंग्वेज एकदम इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन बी है प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर। ऑप्शन सी है यूज़ ऑफ शॉर्ट टर्म्स यू एंड प्लीज़ एंड ऑप्शन डी है क्लियर एंड रेलेवेंट सब्जेक्ट। आपका देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? एकदम पोलाइट और फॉर्मल लैंग्वेज एकदम होना ही चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर होना ही चाहिए। क्लियर और रेलेवेंट तो होना ही चाहिए, नहीं तो बंदा समझ नहीं पाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन आप इसमें जैसे यू के लिए यू, प्लीज़ के लिए पीएलएस ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे, तो इस चीज़ को हम एप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं। इसमें ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 अ मेमो इज़ जनरली यूज्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन? मेमो किसके लिए, किस तरह के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है? आप देखते होंगे ना बहुत आप लोग में से बहुत सारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल एक ही चीज़ की धमकी देता है, ठीक से काम करो नहीं तो मेमो दे देंगे, ठीक है ना? काफ़ी बार ये धमकी प्रिंसिपल के द्वारा नॉर्मल टीचर को सुनाया जाता है कि मेमो दे देंगे। तो ये मेमो क्या होता है इसमें? आपके ऑप्शन है कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, ऑप्शन बी है इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन टी सी है लीगल कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनीज एंड ऑप्शन डी है पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स। नहीं, ये होता है जब प्रिंसिपल किसी टीचर को मेमो दे देता है ना, तो उसको क्या होता है ना, ऊँचे अधिकारियों के साथ बैठाकर एकदम टू द पॉइंट बात करना है, ड्यूटी करना है कि नहीं करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसलिए टीचर्स जो हैं स्कूल में किसी भी काम के लिए ना नहीं कर सकता है। उसको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सारा जितना भी एकेडमिक वर्क है वो करना होता है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इंटरनल कम्युनिकेशन विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की फीचर ऑफ अ मेमो? तो मेमो का जो होता है की फीचर्स क्या होता है? आपके ऑप्शन है पर्सनल एंड इन्फॉर्मल टोन, ऑप्शन बी है यूज्ड मेनली फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है शॉर्ट, क्लियर एंड टू द पॉइंट एंड ऑप्शन डी है रिटन ओनली फॉर लीगल पर्पस। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि क्या होता है यूज्ड मेनली शॉर्ट, कम शब्दों में, क्लियर बात करो, टू द पॉइंट बात करता है कि काम करना है कि नहीं करना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेमो का यही की फीचर है। ठीक है, शॉर्ट, क्लियर एंड टू द पॉइंट बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच एलिमेंट इज यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन अ मेमो? तो मेमो में क्या है यूजुअली जो है कि इंक्लूड नहीं होता कौन सा एलिमेंट? आपके ऑप्शन है डेट, ऑप्शन बी है सब्जेक्ट, ऑप्शन बी है सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड ऑप्शन डी है मैसेज बॉडी। इसमें आंसर सी हो जाएगा कि जब कोई ऊंचा पदाधिकारी आपको मेमो देता है तो आपको यहाँ से सैल्यूटेशन, हेलो, गुड मॉर्निंग ये सब नहीं बोलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ये सब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाई आर मेमोज डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल लेटर? मेमो जो है वो फॉर्मल लेटर से डिफरेंट क्यों है और कैसे है? So memos are used for external communication. Option B है memos always includes greetings. Option C है memos are brief and usually omit salutations. And option D है memos are written only for legal purpose. So इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मेमो आर ब्राइफ एंड यूजुअली omit salutation. Salutation उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ सीधा बात करता है। वो आपको हेलो हाय नहीं करने आया है, वो टू द पॉइंट बात करने आता है। इन अ फॉर्मल नोटिस द हेडिंग इज यूजुअली रिटन इन। फॉर्मल नोटिस में हेडिंग कैसे लिखते हैं? आपके ऑप्शन हैं इटैलिक लेटर्स में, ऑप्शन बी है स्मॉल लेटर्स में, ऑप्शन सी है कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में या ऑप्शन डी है हैंड रिटन कर्सिव में। नहीं, जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो आप सभी को पता है हम लोग कैपिटल लेटर में हम लोग लिखते हैं नोटिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्लॉक लेटर में नोटिस लिखते हैं। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपलसरी एलिमेंट ऑफ अ फॉर्मल नोटिस? तो सबसे कंपलसरी एलिमेंट क्या होता है एक फॉर्मल नोटिस में? आपके ऑप्शन हैं सैल्यूटेशन, ऑप्शन बी है बॉडी विथ कंप्लीट डिटेल्स, ऑप्शन सी है लॉन्ग एक्सपेंशन, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन एंड ऑप्शन डी है पर्सनल ओपिनियन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉडी विथ कंप्लीट डिटेल। किसके लिए कंपलसरी एलिमेंट के तौर पे क्या लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए ऑप्शन बी, बॉडी विथ कंप्लीट डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द रिकमेंडेड लेंथ ऑफ अ फॉर्मल स्कूल और ऑफिस नोटिस? किसी भी नोटिस का जो एक होता है फॉर्मल लेंथ क्या होना चाहिए, कितने शब्दों में होना चाहिए एक नोटिस को? तो आपके ऑप्शन है 100 to 150 वर्ड्स, ऑप्शन बी कह रहा है अबाउट 50 वर्ड्स, ऑप्शन सी है 200 वर्ड्स एंड ऑप्शन डी है नो फिक्स लिमिट, जितना चाहे उतना लिख दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर है कि विद इन 50 वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन नोटिस। तो 50 शब्दों के बीच में ही आपको लिखना होता है नोटिस, ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, टू द पॉइंट बात करता है।
अगला है व्हाई शुड अ नोटिस बी ब्राइव एंड टू द पॉइंट। तो नोटिस को टू द पॉइंट क्यों होना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं टू मेक इट लुक फॉर्मल, ऑप्शन बी है टू सेव पेपर, ऑप्शन सी है टू कन्वे इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड क्लियरली, एंड ऑप्शन डी है बिकॉज लॉन्ग नोटिसेस आर नॉट अलाउड। हाँ ठीक है, तो ये देखिए कह रहा है नोटिस को एकदम ब्राइव और टू द पॉइंट होना चाहिए क्यों? तो टू मेक अ लुक फॉर्मल नहीं, पेज बचाने के लिए भी नहीं, आपका लॉन्ग नोटिस को अलाउ नहीं किया है इसके लिए भी नहीं। तो क्या होता है कि उसको कन्वे करना है, मेन इन्फॉर्मेशन क्या देना चाह रहे हैं, जल्दी से क्विकली और क्लियर होना चाहिए। ये है आपका ऑप्शन सी आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इन अ फॉर्मल नोटिस व्हाट डिटेल्स आर रिटेन एट द बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मल जो नोटिस होता है उसके लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, कौन सा डिटेल लिखा जाता है? आपके ऑप्शन है रेसिडेंशियल एड्रेस, ऑप्शन बी है डेजिग्नेशन एंड नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ऑप्शन सी है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल, एंड ऑप्शन डी है कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल मेंबर्स। तो बॉटम लेफ्ट में क्या लिखा जाता है? डेजिग्नेशन एंड नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन एट द एंड ऑफ अ फॉर्मल नोटिस। ठीक है, लास्ट में फॉर्मल नोटिस के लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? आपके ऑप्शन है सब्जेक्ट लाइन, ऑप्शन बी है सैल्यूटेशन, ऑप्शन सी है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूअर, एंड ऑप्शन डी है डेट एंड हेडिंग। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं एंड में? नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूअर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 इन विच पर्सन अ फॉर्मल रिपोर्ट जनरली रिटन। अब हम लोग रिपोर्ट से सवाल करेंगे। अब आपके सवाल फॉर्मल रिपोर्ट से है। इन विच पर्सन अ फॉर्मल रिपोर्ट जनरली रिटन। ठीक है, तो रिपोर्ट किस लैंग्वेज में लिखा जाता है आपको बता रहा है। क्या फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, आई वी के साथ यूज करते हैं, क्या सेकंड पर्सन यू, या फिर थर्ड पर्सन इट और दे, या फिर इंपेरेटिव मूड में लिखते हैं? तो रिपोर्ट को जनरली किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड पर्सन। इट और दे के सेंस में हम लोग लिखते हैं, थर्ड पर्सन के सेंस में हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर्मल रिपोर्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट। तो फॉर्मल रिपोर्ट का की फीचर क्या होना चाहिए? सो योर ऑप्शंस आर पर्सनल ओपिनियन एंड इमोशंस, ऑप्शन बी इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, एंड ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल एंड इम्पर्सनल टोन, ऑप्शन डी है यूज ऑफ स्लैंग वर्ड्स। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल एंड इम्पर्सनल टोन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 अ फिजिबिलिटी A feasibility report mainly helps an organization to decide whether a project should be। feasibility का क्या मतलब होता है? तो होता है किसी व्यवहारिक पत्र जो कहते हैं, व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक पत्र जिसको कहते हैं उसको हम लोग फिजिबिलिटी कहते हैं। तो ये जो होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट मेनली हेल्प्स, किस चीज़ में हेल्प करता है? आपके ऑप्शन हैं सेलिब्रेट पब्लिकली, ऑप्शन बी है इग्नोर कंप्लीटली, ऑप्शन सी है इम्प्लीमेंटेड और नॉट, एंड ऑप्शन डी है एडवर्टिज्ड वाइडली। सो योर करेक्ट आंसर विल बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 which of the following aspect is usually examined in a feasibility report। आपसे पूछ रहा है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आमतौर पर किस एस्पेक्ट की जांच होती है, किस पहलू की जांच की जाती है इसमें? आपके ऑप्शन है इमोशनल इम्पैक्ट, ऑप्शन बी है टेक्निकल एंड फाइनेंशियल विएबिलिटी, ऑप्शन सी है पर्सनल ओपिनियंस, एंड ऑप्शन डी है लिटरेरी क्वालिटी। तो इमोशनल इम्पैक्ट की जांच नहीं होगी, पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए आपका, और लिटरेरी क्वालिटी भी नहीं चाहिए। तो उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की जांच होती है कि ये टेक्निकली और फाइनेंशियली विएबिलिटी है कि नहीं है? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इसकी जांच होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मिनट्स मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर जनरली रिटन इन विच टेंस। तो मिनट जो होता है किस टेंस में लिखा जाता है, आपसे पूछ रहा है। किसी भी मीटिंग का मिनट्स किस टेंस में लिखा जाता है? आपके ऑप्शन है फ्यूचर टेंस, ऑप्शन बी है पास्ट टेंस, ऑप्शन सी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड ऑप्शन डी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये किस टेंस में लिखा जाता है? ये जनरली पास्ट टेंस में लिखा जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। किसी भी मीटिंग का मिनट्स पास्ट टेंस में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। तो ये जो मिनट लिखा जाता है इसका मेन पर्पस क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं टू एंटरटेन द पार्टिसिपेंट, ऑप्शन बी है टू रिकॉर्ड डिसीजंस एंड डिस्कशंस ऑफिशियली, ऑप्शन सी है टू एडवर्टाइज फ्यूचर इवेंट्स, एंड टू ऑप्शन डी है टू एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियंस।
उसको कोई मतलब नहीं है टू एंटरटेनमेंट पार्टिसिपेट। किसी भी पार्टिसिपेंट को एंटरटेनमेंट करवाने के लिए मिनट नहीं लिखा जाता है, ना ही इसको एडवर्टाइज़मेंट से मतलब है और ना ही उसका पर्सनल ओपिनियन चाहिए। वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है डिसीजंस को और डिस्कशन जो ऑफ़िशियली किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ रिस्पांसिबल फॉर प्रिपेयरिंग द मिनट्स ड्यूरिंग अ मीटिंग? तो ये जो मिनट होता है किसी भी मीटिंग में, इसको प्रिपेयर करने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है, ये पूछ रहा है आपसे। कह रहा है ऑप्शन ए है द चेयरमैन, ऑप्शन बी है द सेक्रेटरी और रिपोर्टर, ऑप्शन सी है द गेस्ट स्पीकर एंड ऑप्शन डी है ऑल अटेंडेंट्स। नहीं, ये ना ही चेयरमैन का काम है, ना गेस्ट का काम है, ना अटेंडेंट्स का काम है। ये काम है सेक्रेटरी का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following is not the responsibility of the person preparing minutes? आपके ऑप्शंस हैं रिकॉर्डिंग ऑल डिसीजंस एंड एक्शंस, ऑप्शन बी है नथिंग द नेम ऑफ द अटेंडीज, ऑप्शन सी है एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियंस अबाउट डिस्कशन, ऑप्शन डी है समराइजिंग डिस्कशंस क्लियरली। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियन अबाउट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक सेंटेंस दिया है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। सी रेन क्विकली टू कैच द बस, है ना, वो जल्दी से दौड़ी बस पकड़ने के लिए। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो क्विकली वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है और नाउन है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, एक एडवर्ब है। क्विकली क्या है, बस पकड़ने के लिए दौड़ रही है, वो एडवर्ब है क्विकली। क्वेश्चन नंबर 38, identify the parts of a speech of the underlined word. Although it was raining, so we went out for a walk. इसमें एक सेंटेंस दे दिया गया है, फिर से इसमें कहा है कि अगेन एक पार्ट्स ऑफ अ स्पीच है। इसमें फाइंड आउट करिए ऑल्दो क्या है। हालांकि बारिश हो रही थी, फिर भी हम टहलने के लिए बाहर चले गए। ठीक है, बताना है कि ये ऑल्दो वर्ड यहाँ पर क्या है। आपके ऑप्शन से कंजंक्शन है क्या? ऑप्शन बी है प्रीपोजिशन, ऑप्शन सी है एडवर्ब एंड ऑप्शन डी है प्रोनाउन। तो ऑल्दो वर्ड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, वेंट की बात कर रहा है, चले गए, बारिश हो रही थी फिर भी चले गए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। ये कंजंक्शन है, दो वर्ड को जोड़ रहा है। इसमें क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कि ऑल्दो इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, फिर भी हम बाहर चले गए, बीच में कॉमा है। ये दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। एग्जाम में इसी तरह का माइनर मिस्टेक होता है, इसीलिए आप लोग एकदम केयरफुल रहिए। थोड़ा सा के लिए हम लोग एक नंबर आसानी से खो सकते हैं। वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर वन शुड अवॉइड, फॉर्मल लेटर में क्या अवॉइड करना चाहिए? आपके ऑप्शन है यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज, नहीं एकदम करना है। ऑप्शन बी है राइटिंग इरेलीवेंट डिटेल्स, ऑप्शन सी है मेंटेनिंग प्रॉपर फॉर्मेट एंड ऑप्शन डी है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। किसको अवॉइड करेंगे? पोलाइट लैंग्वेज का तो यूज करना ही करना रहता है, एकदम नेसेसरी है। मेंटेनिंग प्रॉपर फॉर्मेट मेंटेन करना ही करना है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस तो लिखना ही लिखना है। यहाँ पर इरेलीवेंट डिटेल को क्या करना है, अवॉइड करना है। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। इरेलीवेंट डिटेल नहीं चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 40, इन अ बिजनेस रिपोर्ट द राइटर शुड अवॉइड, किसी भी बिजनेस रिपोर्ट में राइटर को क्या अवॉइड करना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है प्रेजेंटिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है इंक्लूडिंग पर्सनल ओपिनियंस विदाउट एविडेंस, ऑप्शन सी है यूजिंग चार्ट और टैबलेट टेबल्स टू सपोर्ट डेटा एंड ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट लॉजिकली। सो बिजनेस रिपोर्ट में किस चीज़ को हम लोग अवॉइड करेंगे? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इंक्लूडिंग पर्सनल ओपिनियन विदाउट एविडेंस। अच्छा, विदाउट एविडेंस, बिना किसी सबूत के हम लोग अपना पर्सनल ओपिनियन वहाँ पे नहीं लिखेंगे, नहीं डालेंगे। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाइल ड्राफ्टिंग एन एसे वन शुड अवॉइड, जब हम ऐसे लिखेंगे तो किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं कीपिंग सेंटेंस कंसाइज, ऑप्शन बी है रिपीटिंग आइडियाज अननेसेसरली, ऑप्शन डी है यूजिंग क्लियर ट्रांजिशंस बिटवीन पैराग्राफ्स एंड ऑप्शन डी है सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स विद एग्जांपल्स। सो किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिपीटिंग आइडिया, जो भी आपके आइडिया है अननेसेसरली, जो अननेसेसरली आइडिया है उसको बार बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। नंबर 41, चूज द मोस्ट क्लियर एंड कंसाइज वर्जन ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर आपको देख चार ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से जो सेंटेंस बहुत ही कंसाइज वे में आपको मिले उसी को चूज करना है।
कंसाइज़ मतलब छोटा, ठीक है? तो जो सेंटेंस आपको रेलेवेंट और छोटा मिले उसको चूज़ करना है। सबसे पहला ऑप्शन है ड्यू टू द फैक्ट दैट ही वाज़ लेट एंड ही मिस्ड द ट्रेन। ऑप्शन बी है बिकॉज़ ही वाज़ लेट ही मिस्ड द ट्रेन। ऑप्शन सी है ऑन अकाउंट ऑफ हिज लेटनेस द ट्रेन वाज़ मिस्ड बाय हिम। और ऑप्शन डी कह रहा है ही मिस्ड द ट्रेन बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज़ लेट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सबसे छोटा है लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट करता हो, वैसे सेंटेंस को आपको फाइंड आउट करना है, राइट? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कह रहा है बिकॉज़ ही वाज़ लेट, ही मिस्ड द ट्रेन। एकदम से करेक्ट है और सारे सेंटेंस में जितने सब कुछ होना चाहिए, वर्ब है, सब्जेक्ट है, सब कुछ इसमें मेंटेन है, मतलब पूरे सेंटेंस को उसमें इस छोटे से वाक्य में कवर कर दिया है। तो कुछ ऐसा ही कंसाइज़ आपको ढूँढना पड़ेगा आपके एग्ज़ामिनेशन में। इसी के साथ 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज़ द मोस्ट क्लियर एंड कंसाइज़ वर्ज़न ऑफ दिस सेंटेंस। अगेन एक सेंटेंस दिया हुआ है, फिर से आपको चूज़ करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्लियर होगा। पहला ऑप्शन है ड्यू टू द फैक्ट दैट शी वाज़ इल एंड शी डिड नॉट अटेंड द क्लास। बीमारी के कारण वो अपना क्लास नहीं अटेंड कर पाई। अगला है ऑन अकाउंट ऑफ हर इलनेस द क्लास वाज नॉट अटेंडेड बाय हर। ऑप्शन सी कह रहा है बिकॉज शी वाज इल सो शी डिड नॉट अटेंड द क्लास। और ऑप्शन डी है शी डिड नॉट अटेंड द क्लास ड्यू टू फैक्ट ऑफ इलनेस। तो इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि वो बीमार थी इसलिए वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाई, बिकॉज शी वाज इल सो शी डिड नॉट अटेंड द क्लास। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 इज सेइंग दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। एक सेंटेंस दे दिया रहेगा, उसमें से 3 सेंटेंस रॉन्ग रहेंगे और एक ही सेंटेंस रहेगा जो करेक्ट है। आपको फाइंड आउट करना है वो एप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन-सा है। ओके, सो 43 नंबर क्वेश्चन का हमने देख लिया है कि क्या करेक्ट सेंटेंस ढूँढना है। ऑप्शन है इट्स रेनिंग हैवीली टुडे। ऑप्शन बी है इट्स रेनिंग हैवीली टुडे। ऑप्शन सी है इट्स रेनिंग हैवीली टुडे एंड ऑप्शन डी है इट रेनिंग हैवीली टुडे। आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट कौन-सा सेंटेंस है जो एकदम करेक्टली लिखा हुआ है। तो अपॉस्ट्रोफी एस को देखना है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट्स रेनिंग हैवीली टुडे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड। और करेक्ट वर्ड के साथ आपको इस सेंटेंस को क्या करना है? फिल करना है। सवाल है द डैश ऑफ द न्यू पॉलिसी वाज सीन विद इन अ फ्यू डेज। सवाल कह रहा है कि कुछ ही दिनों में पॉलिसी वाज सीन विद इन अ फ्यू डेज। पॉलिसी के जो रिजल्ट है वो कुछ ही दिनों में दिखने लगे। आपके ऑप्शंस हैं, क्या फिल करना है? ऑप्शन ए है अफेक्ट, ऑप्शन बी है इफेक्ट, ऑप्शन सी है इफेक्टिव एंड ऑप्शन डी है अफेक्टिव। तो ऐसा कौन सा सूटेबल वर्ड यहाँ पे फिल करेंगे जो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा? द डैश ऑफ द न्यू पॉलिसी वाज सीन विद इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में दिखने लगा। क्या दिखने लगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इफेक्ट दिखने लगा, है ना? रिजल्ट दिखने लगा। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस, यू हैव टू फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए कह रहा है द डॉग वैग्ड इट्स टेल। ऑप्शन बी है द डॉग वैग्ड इट्स टेल। ऑप्शन सी है द डॉग वैग्ड इट्स टेल एंड ऑप्शन डी द डॉग वैग्ड इट्स टेल। सारे सेंटेंस एक ही जैसे दिख रहे हैं। आपको अपोस्ट्रोफी एस को फाइंड आउट करना है, उससे आपको आंसर ढूंढने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द डॉग वैग्ड इट्स टेल। Question number 46. Complete the sentence with appropriate word choice. Again, we have a sentence and we have to find out correct answer. The teacher dash the student on their remarkable achievement. टीचर ने स्टूडेंट को उनके रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए क्या दिया? तो आपके ऑप्शंस हैं कॉम्प्लीमेंटेड, ऑप्शन बी है कम्प्लीमेंटेड, ऑप्शन सी है कंप्लीटेड एंड ऑप्शन डी है कंप्लेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो टीचर ने उसको क्या किया? उसकी तारीफ की, उसको शाबाशी दिया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्रेज की, तारीफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
आइडेंटिफाई द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि किसका जो कैपिटलाइजेशन है, जो कैपिटल लेटर है, सब सही-सही बैठा हुआ है। पहला कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विजिटेड ताजमहल इन अक्टूबर। सेम ही चीज़ को 4 बार लिखा गया है, फाइंड आउट करना है, कैपिटल लेटर को ढूँढना है। आपका ऑप्शन ए में देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी स्मॉल लेटर है, ऊपर से ताजमहल इसमें भी स्मॉल लेटर है, तो ये तो रॉन्ग है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी को चेक करिए द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विजिटेड ताजमहल। ठीक है, इसमें ताजमहल तो कैपिटल है, दिल्ली भी कैपिटल है, लेकिन यूनिवर्सिटी देखिए कि स्मॉल है, तो ये भी गलत है। सी को देखिए जरा सा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विजिटेड द ताजमहल इन अक्टूबर। ठीक है, तो इसमें दिल्ली कैपिटल है, यूनिवर्सिटी भी कैपिटल है और ताजमहल भी कैपिटल है। ताज कैपिटल है मगर महल कैपिटल नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन डी कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विजिटेड द ताजमहल इन अक्टूबर एंड यस, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें आप फाइंड आउट करिए, दिल्ली का डी कैपिटल है, यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल है, ताज और महल दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और साथ ही साथ अक्टूबर भी कैपिटल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड लिस्ट। ठीक है, इसमें पंक्चुएशन मार्क्स को देखना है कि क्या सब सारे जगह पे जहाँ जहाँ भी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं। ऑप्शन है शी बॉट पेन्स पेंसिल्स एंड इरेजर, इसी चीज़ को 4 बार लिखा गया है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें जो भी पंक्चुएशन मार्क्स है वो सही है कि नहीं, देखना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शी बॉट पेन्स कॉमा पेंसिल्स कॉमा एंड इरेजर। लास्ट में जो भी रहता है उससे पहले एंड का यूज करके और फाइनल उसको क्लोज करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड लिस्ट। सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करिएगा तो आंसर ज़्यादा याद रहने के चांसेस बनते हैं। पहला ऑप्शन है द डॉग कंटेन्स बुक्स नोटबुक्स एंड फाइल्स। सिमिलर वर्ड को रिपीट किया गया है, ऑप्शन बी में भी सेम है, द डॉग कंटेंट बुक्स नोटबुक्स एंड द फाइल्स। सी में भी सेम है और डी में भी सेम है। फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है कि करेक्टली किसमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज हुआ है। द डॉग कंटेन्स बुक्स नोटबुक्स एंड फाइल्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। सब कुछ इसमें सही सही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, लेकिन एक बार रिवीजन करना बनता है, क्योंकि माइंड में चीज़ें कहीं ना कहीं चलती है, लेकिन उसको एक बार रिफ्रेश करना होता है। सभी को पता है और आप सभी ने अच्छे से इन सारी चीज़ों को पढ़ रखा है, बस एक बार फाइनल टच देने की नीड है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड लिस्ट। सिमिलर है, बी इनवाइटेड टीचर्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बी इनवाइटेड टीचर्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका डी हो जाएगा, बी इनवाइटेड टीचर्स स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। और कॉमा कहाँ कहाँ लग रहा है, टीचर के बाद लगेगा, स्टूडेंट्स के बाद और एंड पेरेंट्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। एक और क्वेश्चन आया है कैपिटलाइजेशन से, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेड द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, प्राइम मिनिस्टर में एम छोटा कर दिया है, स्मॉल एम है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेड द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, तो इसमें इंडिया को स्मॉल कर दिया, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेड द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, और ऑप्शन डी है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेड द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट का पी स्मॉल है, इसमें प्रेसिडेंट का पी स्मॉल हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें करेक्ट है, प्रेसिडेंट का पी बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर दोनों कैपिटल है, इंडिया भी कैपिटल है, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, अगेन वी हैव वन क्वेश्चन, वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। बी भी सिमिलर है, वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। तो पढ़ने के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है 53 में है विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। इसमें देखिए कैसा दिया है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की नीड है। कह रहा है स्टॉप साउटेड द गार्ड और आई विल शूट। गार्ड ने कहा रुक जाओ नहीं तो मैं
शूट कर दूँगा। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि किसका जो सारे पंक्चुएशंस हैं वो करेक्ट हैं। ऑप्शन बी है स्टॉप, शाउटेड द गार्ड और आई विल शूट। इसमें ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। सबसे करेक्ट वही है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। Question number 54. Which sentence is punctuated correctly? Again, we have one question. Where are you going? Asked the teacher. ऑप्शन बी भी सिमिलर है। वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड द टीचर। तो इसमें फाइंड आउट करना है कि आपका जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो किस सेंटेंस में करेक्ट है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेयर आर यू गोइंग? आस्क द टीचर। कहाँ जा रहे हो? टीचर ने ऐसा पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 55. A dash attitude is essential for learning new things. And now you have four questions, four options. पहला है क्यूरियोसिटी, ऑप्शन बी है क्यूरियस, ऑप्शन सी है क्यूरियसली एंड ऑप्शन डी है क्यूरियसिटली। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऐसा वर्ड डालेंगे? एटीट्यूड इज इसेंशियल फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। कैसा वाला एटीट्यूड? बहुत ज़रूरी है नई चीज़ें सीखने के लिए। तो क्यूरियस एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड? क्यूरियस, है ना, जिज्ञासु वाला जो एटीट्यूड होता है नई चीज़ सीखने के लिए, वो बहुत इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यू कैन सी वेरी क्लियरली ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 56. अगेन वी हैव अ फिल इन द ब्लैंक्स। डैश माइंड हेल्प्स अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट डीपली। कैसा माइंड है जो कॉन्सेप्ट को डीपली समझने में मदद करता है? एंड अगेन यू हैव फोर ऑप्शंस। पहला है इंक्वायरी, दूसरा है इनक्यूजिटिव, तीसरा है इनक्यूजिटिवली और चौथा है इनक्यूजिशन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इनक्यूजिटिव माइंड होना चाहिए, जिज्ञासु माइंड होना चाहिए, ईगरनेस, इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा? ईगरनेस माइंड होना चाहिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ द 57 नंबर क्वेश्चन। द मैनेजर डिसाइडेड टू डैश द लेट फी फॉर दिस मंथ। मैनेजर ने क्या डिसाइड किया कि लास्ट मंथ का फी का क्या करना है? आपके ऑप्शन है वेव, ऑप्शन बी है वेव, ऑप्शन बी है वे और ऑप्शन डी है वे। तो ये चारों देखने में काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं लेकिन सबका मीनिंग डिफरेंस है। ठीक है, फाइंड आउट करिए कि मैनेजर ने क्या डिसाइड किया कि लास्ट मंथ की फ़ी के साथ क्या करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। बी का होता है कैंसिल। क्या होता है इसका अदर मीनिंग? क्या है? कैंसिल। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? यस, वेव। तो उन्होंने डिसाइड किया कि लास्ट मंथ की फ़ी को जो है कैंसिल कर देंगे, माफ़ कर देंगे। यस, कैंसिल। नाउ द 58 नंबर क्वेश्चन। प्लीज़ डैश गुड बाय टू योर टीचर बिफोर लिविंग। ठीक है, टीचर को गुड बाय कब बोलना है? जाने से पहले बोलना है। अब इसमें फिर से आपके पास वही चार ऑप्शन है। फाइंड आउट करना है कि किस सेंस में किसका यूज करना है। वेव मीन्स तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर टीचर को गुड बाय कह रहे हैं जाने से पहले, तो कौन सा यूज करेंगे? आपका आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब है गुड बाय करना, बाय बाय करना। ठीक है, हैंडशेक करना और हाथ हिलाना जो कहिए। 59 नंबर क्वेश्चन है। द स्कूल डिसाइडेड टू डैश द फाइन फॉर लेट सबमिशन ऑफ फीस। स्कूल ने डिसाइड किया फिर से कि वो लेट सबमिशन फी का क्या करना है। अगेन वी हैव फोर ऑप्शंस। तभी हमने देखा कि उसके फी को कैंसिल करना है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सवाल को किसी भी तरह से घुमाकर आपसे पूछ लेगा। सवाल वही होते हैं, बस जो एग्जामिनेशन सेटर होता है ना, जो सवालों को सेट करता है, उनके दिमाग को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को एकदम 360 राउंड में रखिए कि कहीं से भी कितना भी वो घुमा ले, आप लोग नहीं घूमोगे, ऐसा कुछ रखिए। द चिल्ड्रन स्टूड एट द गेट एंड डैश टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो बच्चे गेट पे खड़े होकर अपने पेरेंट्स को क्या करने लगे? तो वेव करने लगे, हाथ हिलाकर उनको गुड बाय करने लगे। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहें तो देखना, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। इस वाले वेव का मतलब कैंसिल होता है, गिव अप होता है। इसका मतलब होता है मूव हैंड, हाथ हिलाना होता है। और वेव का मतलब होता है मेक क्लोथ। और वे का मतलब होता है पाथ, रास्ता या मेथड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। द चाइल्ड वॉज वेरी डैश सो ही ट्रस्टेड स्ट्रेंजर्स ईजली। बच्चे बहुत क्या होते हैं जो बहुत जल्दी स्ट्रेंजर पर भरोसा कर लेते हैं। या इसको ऐसे कहिए कि उनको एक वर्ड में क्या कहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे जो किसी पर बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। आपके ऑप्शन हैं क्रेडिबल, ऑप्शन बी है क्रेडुलेस, ऑप्शन सी है क्रेडिटेबल एंड ऑप्शन डी है इनक्रेडिबल।
इसमें आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रेडुलस होता है बहुत भोला-भाला जो दूसरे की बात पर बहुत जल्दी बिलीव कर लेता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन वाज डैश एंड प्रेज्ड बाय ऑल। तो उसका एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्मेंस था जो सबके द्वारा सराहा गया, प्रेज़ किया गया, तारीफ़ की गई? इसमें आपका आंसर बताना है। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें। अगेन आपके पास 4 ऑप्शंस है क्रेडिबल, क्रेडुलस, क्रेडिटेबल और इनक्रेडिबल। तो इस वाले का क्या हो जाएगा? इस वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रेडिटेबल। ठीक है? हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन वाज क्रेडिटेबल एंड प्रेज्ड बाय ऑल। सबने सराहना की इसकी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रेडुलस का मतलब होता है ईज़िली बिलीव्स, किसी भी लोग पर तुरंत विश्वास कर लेना। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, किसी भी स्टोरी पे बिलीव कर लेना। और क्रेडिटेबल का मतलब होता है प्रेज़वर्दी, जिनका जो तारीफ़ के योग्य है, लायक है उनकी तारीफ़। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। इन टुडेज़ डैश सोसाइटी लर्नर्स मस्ट कीप ऑन अपडेटिंग देयर नॉलेज। सो इन टुडेज़ डैश सोसाइटी, कैसा सोसाइटी? लर्नर को अपडेट रखने चाहिए उनके नॉलेज को, तो कैसा है? ऑप्शन है स्टैटिक, ऑप्शन बी है ट्रेडिशनल, ऑप्शन सी है डायनामिक और ऑप्शन डी है एंशिएंट। सो योर ऑप्शन विल बी कैसा होना चाहिए? ट्रेडिशनल नहीं, स्टैटिक भी नहीं और एंशिएंट तो बिल्कुल ही नहीं। अपडेट करना है ना, अपडेट करने बोल रहा है तो डायनामिक होना चाहिए भाई, डे टू डे अपडेट होना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन टूडेज डायनामिक सोसाइटी लर्नर्स मस्ट कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। लर्नर्स को अपने नॉलेज को एकदम से अपडेट रखना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इम्प्रूव्स क्लैरिटी इन आर्टिकल राइटिंग? ठीक है, तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आर्टिकल राइटिंग को क्लैरिटी देने के लिए? ऑप्शंस आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, नो, राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडिया लॉजिकली, अवॉइडिंग एग्जाम्पल्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज लॉजिकली। ये लॉन्ग लॉन्ग पैरा भी नहीं लिखना है और अवॉइड एग्जाम्पल्स को अवॉइड भी नहीं करना है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एंड अ लेटर ऑफ कंप्लेंट? कंप्लेंट, ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट वाला लेटर और कंप्लेंट लेटर में क्या प्राइमरली डिफरेंस होना चाहिए? दोनों लेटर में किस तरह का डिफरेंस होना चाहिए? एक तो उसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, दूसरे लेटर में आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? और ऑप्शंस आर, वन इज इनफॉर्मल, द अदर इज पर्सनल। ऑप्शन बी कह रहा है अ रिक्वेस्ट आस्क फॉर परमिशन, फेवर, अ कंप्लेंट सिक्स redressal. ऑप्शन सी अ रिक्वेस्ट यूजेस कैपिटल लेटर्स एंड ऑप्शन डी ओनली कंप्लेंट्स आर रिटन टू ऑफिशियल। तो इसमें आप देख सकते हो कि भाई देखिए, रिक्वेस्ट कह रहा है कि आस्क फॉर परमिशन, ठीक है, फेवर भी होना चाहिए और कंप्लेंट लेटर में क्या होना चाहिए? तो रेड होना चाहिए। इसमें आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स मेंटेन फ्लुएंसी इन एन आर्टिकल? ठीक, तो कौन सा आपको यहाँ पे बता रहा है कि फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है आर्टिकल में? ऑप्शन है राइटिंग वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, दूसरा है यूजिंग एप्रोप्रिएट कनेक्टर्स एंड कोहेसिव डिवाइसेस, तीसरा है चेंजिंग टेंसेस फ्रिक्वेंटली एंड डी है अवॉइडिंग पैराग्राफ्स। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या है? राइटिंग वेरी लॉन्ग सेंटेंस, नहीं, गलत है। एंड चेंजिंग टेंस फ्रिक्वेंटली, बार बार टेंस को चेंज करना, ये भी गलत है। अवॉइडिंग पैराग्राफ्स, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजिंग एप्रोप्रिएट कनेक्टर्स, है ना, उचित कनेक्टर्स का यूज करिए एंड कोहेसिव डिवाइस और रेलिवेंट डिवाइसेस का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। वाइल राइटिंग एन आर्टिकल लॉजिकल फ्लो मेनली डिपेंड ऑन। जब आर्टिकल लिखते हैं तो जो फ्लो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? जो लॉजिकल फ्लो होता है। सो डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, नहीं। रैंडम आइडिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखना होता है। यूज ऑफ स्लैंग वर्ड्स, स्लैंग वर्ड्स क्या होता है? जैसे यू लिखना है, यू, तो आपने यू लिख दिया, तो नहीं, ऐसे वर्ड नहीं चलेंगे। आपका यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ आइडिया। अपने आइडिया को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
Now, next question number 68. To make an article more coherent, a writer should आर्टिकल को मोर कोहेरेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोहेरेंट करने के लिए राइटर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन से यूज ट्रांजिशन वर्ड अप्रोप्रिएटली, ऑप्शन बी है चेंज टॉपिक फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन सी है अवॉइड कनेक्टर्स एंड ऑप्शन डी है राइट इन स्लैग्स। तो स्लैंग तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, कनेक्टर्स को अवॉइड भी नहीं करना है, टॉपिक को बार बार चेंज भी नहीं करना है, तो क्या करना है? यूज ट्रांजिशन वर्ड अप्रोप्रिएटली। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मल आर्टिकल राइटिंग? फॉर्मल आर्टिकल राइटिंग में कौन सा ऐसा है जो सुटेबल नहीं है? नोट का आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। नोट को नहीं देख करके आप लोग हमेशा पॉजिटिव आंसर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपके ऑप्शन से ऑब्जेक्टिव टोन कौन सा सुटेबल नहीं है ढूंढना है। ऑब्जेक्टिव टोन, ऑप्शन बी है लॉजिकल पैराग्राफ्स, ऑप्शन सी है स्लैंग एक्सप्रेशंस और ऑप्शन डी है क्लियर कंक्लूजन। तो कौन-सा सूटेबल नहीं है ज़रा देखिए। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टोन तो होना ही चाहिए, लॉजिकल पैराग्राफ भी होना चाहिए, क्लियर कंक्लूजन तो होना ही चाहिए। तो इसमें स्लैंग जो एक्सप्रेशन है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ये स्लैंग जैसे मैंने अभी बताया है कि जैसे यू हम लोग लिखते हैं प्रॉपर वे में और हम लोग फ्रेंड सर्कल में कैसे लिख देते हैं ऐसे यू लिखते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक और सिमिलर क्वेश्चन है, टू मेक एन आर्टिकल मोर कोहेरेंट एंड रीडेबल अ राइटर शुड। एक आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा कोहेरेंट और पढ़ने लायक रीडेबल बनाने के लिए राइटर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है रिपीट द इंट्रोडक्शन इन एवरी पैराग्राफ, ऑप्शन बी है यूज ट्रांजिशन वर्ड लाइक हाउएवर, देयरफॉर, मोreover एंड ऑप्शन सी है राइट विदाउट पंक्चुएशन, ऑप्शन डी है मिक्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। सबसे पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत है, किसी भी वर्ड को हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो देखिए जरा, राइट विदाउट पंक्चुएशन कैसे हो सकता है? पंक्चुएशन तो यूज करना ही पड़ेगा। मिक्स फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लैंग्वेज को नहीं मिला सकते हैं। तो हम लोग, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर कि यूज ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक हाउएवर, मोरेवर, देयरफॉर, इन सब शब्दों का यूज करके हम लोग बहुत ज़्यादा उसको कोहेरेंट बना सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है अ गुड कंक्लूजन ऑफ एन आर्टिकल शुड। तो आर्टिकल को क्लोज कर रहे हैं, गुड बढ़िया सा कंक्लूजन देना है, तो क्या क्या चाहिए इसमें? पहला कह रहा है इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक। कंक्लूजन में न्यू टॉपिक को कैसे इंक्लूड करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। रिपीट एवरी सेंटेंस, ऑप्शन सी है समराइज द मेन आइडिया एंड ऑप्शन डी है बी लॉन्गर देन द बॉडी। कह रहा बॉडी से भी ज़्यादा लंबा होना चाहिए, नहीं। इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक को हम लोग कंक्लूजन में कभी नहीं, कंक्लूजन में नहीं शामिल करेंगे। रिपीट एवरी सेंटेंस को बार बार रिपीट भी नहीं करेंगे और बॉडी से ज़्यादा लंबा तो कंक्लूजन होता ही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। समराइज द मेन आइडिया को हम लोग समराइज करके ड्राइव करके छोड़ देंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई में रखिए। इफ़ यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन अ प्रोसेस, तो आप रिपोर्ट लिखने बैठ गए हैं, तो प्रोसेस के दौरान क्या होता है? एग्जाम्पल में दिया है कि हाउ अ साइंस एग्जीबिशन वॉज सेटअप, विच लिंग्विस्टिक फीचर इज मोस्ट कॉमन। तो अब आपको बताना है किस तरह से उसको सेटअप करेंगे, है ना? तो सेटअप कैसे-कैसे करेंगे? पहला कह रहा है ऑप्शन पास्ट परफेक्ट टेंस ओनली यूज़ करेंगे क्या? ऑप्शन बी कह रहा है सीक्वेंशियल मार्कर्स लाइक फर्स्ट, नेक्स्ट, देन एंड फाइनली का यूज़ करेंगे, या ऑप्शन सी कह रहा है यूजिंग ओनली आई एंड माई थ्रू आउट, क्या इसका यूज़ करेंगे? और डी कह रहा है राइमिंग कपलेट्स का यूज़ करेंगे। नहीं, इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि हम लोग सीक्वेंस में यूज़ करेंगे सारी चीज़ों का, जैसे फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, देन फाइनली, इन इन सभी चीज़ों को हम लोग यूज़ करके ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अगला सवाल है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ अ सीक्वेंस मार्कर यूज्ड इन प्रोसेस राइटिंग? इनमें से कौन-सा वर्ड प्रोसेस राइटिंग में यूज़ होने वाला सीक्वेंस मार्कर है? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है हाउएवर, दूसरा है ऑल्दो, तीसरा है फाइनली एंड चौथा है बिकॉज़। तो प्रोसेस राइटिंग में इस्तेमाल होने वाला सीक्वेंस मार्कर है फाइनली। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, फाइनली। क्वेश्चन नंबर 73, आ प्रोसेस रिपोर्ट शुड मेनली फोकस ऑन। प्रोसेस रिपोर्ट में किस पर मेनली फोकस करना चाहिए? ऑप्शंस आर पर्सनल ओपिनियन ऑफ द राइटर, ऑप्शन बी स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शंस, ऑप्शन सी इमोशनल एक्सप्रेशन एंड ऑप्शन डी यूज ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। अब आप ही बताइए, पर्सनल ओपिनियन, राइटर अपना खुद का ओपिनियन यहाँ पर नहीं चाहिए।
स्टेप बाय स्टेप को रखेंगे हम लोग, इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, आपका इमोशंस अपने पास रखना है। यूज़ ऑफ पोएटिक लैंग्वेज का भी नहीं करेंगे क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे हैं ना, रिपोर्ट का प्रोसेस चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शंस, कैसे-कैसे एक्शंस लिया गया उस पर हम लोग गौर करेंगे, उस पर मेनली फोकस करेंगे। देन ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, इन अ डिबेट, एक डिबेट में व्हेन यू आर स्पीकिंग फॉर द मोशन योर लैंग्वेज शुड बी, कि कोई डिबेट चल रहा है उसमें, तो डिबेट में आप मोशन के बारे में बोल रहे हैं, तो आपका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, भाषा आपका कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस आर कैजुअल एंड ह्यूमरस ओनली। ऑप्शन बी है अग्रेसिव टुवर्ड्स अपोनेंट। ऑप्शन सी है क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड ऑप्शन डी है इमोशनल विदाउट लॉजिक। ठीक है? देखिए, ह्यूमर्स वाला नहीं होना चाहिए, है ना? आप वहाँ पे जाकर के कोई वहाँ मज़ाक वाला बात नहीं बोल सकते हैं। अग्रेसिव भी नहीं हो सकते हैं, अपने अपोनेंट के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, जो भी आपका अपोज़िशन है, उसके खिलाफ अग्रेसिव गुस्सा होकर नहीं बोल सकते हैं। अपना फीलिंग्स, इमोशन अपने पास रखना होता है। तो वहाँ पर कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और सपोर्टेड बाय फैक्ट। फैक्ट चीज़ों को वहाँ पर बताना है, बोलना है, तभी जाकर के आपका डिबेट जो है, वो क्या होगा? वो एकदम से स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, क्वेश्चन, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। 74 का ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल प्रेजेंटिंग काउंटर आर्गुमेंट इन अ डिबेट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है जब आप काउंटर आर्गुमेंट कर रहे हैं किसी डिबेट में? मान लीजिए कि कोई बुन पे बहस कर रहा है और आप बैन पे बहस कर रहे हैं, तो जो काउंटर आर्गुमेंट आर्गुमेंट होता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहला है पर्सनल अटैक्स, ऑप्शन बी है लाउड वॉइस ओनली, ऑप्शन सी है लॉजिकल रीजनिंग एंड एविडेंस, ऑप्शन डी है यूज ऑफ स्लैंग्स वर्ड्स। ठीक है, पहला तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया, पर्सनल अटैक नहीं करना होता है। लाउड करके क्या करिएगा, ज़्यादा हल्ला करके कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ डिबेट चल रहा है। यूज ऑफ स्लैंग वर्ड्स का तो यूज नहीं हो सकेगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कि भैया आप लॉजिकल रीजनिंग और एविडेंस के साथ चीज़ों को देते जाइए, आपका डिबेट एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगला सवाल है, अ गुड डिबेटर शुड मेनली एम टू, जो बढ़िया डिबेटर होता है उसको, उसका मेन क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है एंटरटेन दी ऑडियंस, क्या वो ऑडियंस को एंटरटेन करेगा? बी है प्रूव द अपोनेंट रॉन्ग बाय इंसल्टिंग देम, क्या अपने अपोनेंट को जाकर के उनकी इंसल्टिंग कर देगा? नहीं, इंसल्टिंग तो नहीं करेगा वो, ऐसा तो करना नहीं है, ऑडियंस का एंटरटेनमेंट भी नहीं करना है। तो परसुएट दी ऑडियंस यूजिंग फैक्ट एंड लॉजिक, हाँ, वो परसुएट करेगा, अपने तर्क-वितर्क के साथ अपने ऑडियंस को उस पर राज़ी करेगा। स्पीक्स एज़ फ़ास्ट एज़ पॉसिबल, जितना तेज़ हो सकता है वो बोल देगा क्या नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हिच टोन इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्सनल लेटर रिटन टू अ कज़न? जब आप अपने कज़न को लेटर लिख रहे हैं तो कैसा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए? पहला ऑप्शन है स्ट्रिक्ट एंड ऑफिशियल, दूसरा है कोल्ड एंड फॉर्मल, तीसरा है फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल और चौथा है आर्गुमेंटेटिव। जब आप अपने कजन भाई को चाहे बहन को लिख रहे हो लेटर, तो क्या करोगे, आप उसको स्ट्रिक्टली लिखोगे, डांट डांट कर बात करोगे क्या? एकदम धीरे धीरे फॉर्मल टाइप में बात करोगे, एक एक वर्ड बोलोगे बस चुप रहोगे, इस तरह का करोगे क्या? या फिर फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल, हाँ, ये सूटेबल है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, कि एकदम खुलकर बात करेंगे और इनफॉर्मल वे में बात करेंगे। आर्गुमेंट तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप उनको लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आर्गुमेंट क्या ही कर पाएँगे। 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 78, द कंक्लूजन ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव पर्सनल लेटर शुड जनरली, तो डिस्क्रिप्टिव पर्सनल लेटर को किस तरह से हम लोग जनरली कंक्लूजन उसको करते हैं? ऑप्शंस हैं इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक, ऑप्शन बी है एंड अब्रप्टली विदाउट क्लोजिंग, ऑप्शन सी है एक्सप्रेस अफेक्शन एंड इनवाइट अ रिप्लाई, ऑप्शन डी है रिपीट द बॉडी पैराग्राफ वर्ड फॉर वर्ड। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट विल बी express affections and invite a reply. Next question. Question number 79. Which of the following is most suitable content for a postcard? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कार्ड से आपका ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब बताइए, कह रहा है कि कौन सा मस्ट सुटेबल कंटेंट होना चाहिए पोस्ट कार्ड में? ऑप्शंस हैं अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का डिटेल एक्सप्लेनेशन होना है। बी है अ ब्राइव मैसेज शेयरिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस, सी है अ फॉर्मल कंप्लेंट टू एन ऑफिस और डी है अ लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एसे। तो बताइए कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए एक पोस्ट कार्ड में? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ ब्राइव मैसेज शेयरिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाइल राइटिंग अ पोस्ट कार्ड द राइटर शुड मेनली फोकस, पोस्ट कार्ड लिखते समय राइटर किस पर उसको मेन फोकस करना चाहिए? ऑप्शंस हैं
ऑप्शन ए है लेंदी पैराग्राफ्स एंड फॉर्मल टोन। ऑप्शन बी है कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी, बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड वर्ड लिख लिख देंगे। ऑप्शन सी है शॉर्ट क्लियर एंड फ्रेंडली मैसेज, यस ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन डी है ऑफिशियल लैंग्वेज एंड फॉर्मेट, नहीं, इसमें आपका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, यस ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और फ्रेंडली मैसेज होना चाहिए पोस्ट कार्ड में, क्योंकि पोस्ट कार्ड छोटा ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, while writing a message which of the following details is most essential। जब आप एक मैसेज लिख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इसेंशियल क्या होना चाहिए, कैसा डिटेल आपको लिखना चाहिए उस मैसेज में। ऑप्शंस हैं डेकोरेटिव लैंग्वेज, वर्ड को पूरा सजा सजा के घुमा घुमा के लिखना, या फिर डेट एंड टाइम ऑफ द मैसेज, या फिर पर्सनल ओपिनियन, या फिर लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। तो ना शब्दों को सजाना है, ना चीज़ों को लंबा करना है, और ना ही पर्सनल ओपिनियन बताना है वहाँ पे। मैसेज दीजिए क्लियर और निकलिए। डेट एंड टाइम ऑफ द मैसेज होना चाहिए, बस क्लियर कट। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 81, ऑप्शन बी, डेट एंड टाइम ऑफ द मैसेज, ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है द पर्पस ऑफ राइटिंग अ मैसेज, क्या होना चाहिए, मैसेज किस पर्पस से लिखते हैं। आपके ऑप्शन है राइट अ डिटेल्ड लेटर, ऑप्शन बी है कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्रीफली एंड क्लियरली, ऑप्शन सी है सर्टेन एंटरटेन द रीडर, और ऑप्शन डी है प्रैक्टिस हैंड राइटिंग। तो मैसेज ज़्यादा डिटेल लेटर फॉर्म में नहीं होगा, रीडर को एंटरटेनमेंट नहीं करवाना है, और प्रैक्टिस हैंडराइटिंग का नहीं करना है। अपने मैसेज को कन्वे करना है, इन्फॉर्मेशन देना है, छोटे और क्लियर शब्दों में करना है। इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 83 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल राइटिंग अ मैसेज। 2-3 क्वेश्चन करने से सारे तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसमें अवॉइड करना है, कहाँ फोकस करना है। ये सारे कुछ भी पूछ सकता है ना, एग्जामिनेशन सेंटर का कोई ये नहीं है, कुछ भी पूछ देगा, कहीं से भी घुमा देगा, 360 एकदम घुमा देगा। सबसे पहला आपका ऑप्शन है क्लियर हैंडराइटिंग होना चाहिए क्या? ऑप्शन बी है शॉर्ट एंड प्रिसाइज सेंटेंस होना चाहिए। ऑप्शन सी है अननेसेसरी डिटेल होना चाहिए, और ऑप्शन डी है मेंशन ऑफ द सेंडर नेम। तो किस चीज़ को अवॉइड करना है, इस वर्ड को आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, अवॉइड करना है। तो अननेसेसरी डिटेल को अवॉइड करना है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अननेसेसरी डिटेल को आपको अवॉइड करना है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल यूजिंग विजुअल और वर्बल इनपुट द राइटर शुड मेनली फोकस ऑन। जब कोई राइटिंग आर्टिकल राइटिंग में हम लोग विजुअल वर्बल इनपुट्स का यूज करते हैं तो मेनली फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कॉपिंग द इनपुट वर्ड बाय वर्ड, ऑप्शन बी है इग्नोरिंग द गिवन इनपुट, ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज लॉजिकली बेस्ड ऑन द इनपुट, एंड ऑप्शन डी है राइटिंग अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ बोल रहा है मेनली फोकस करना है किस चीज़ पर, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज लॉजिकली बेस्ड ऑन इनपुट्स। क्वेश्चन नंबर 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल कंक्लूडिंग एन आर्टिकल ऑन अ सोशल इशू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए जब हम किसी सोशल इशू पे आर्टिकल को कंक्लूड कर रहे हैं। आपके ऑप्शन है इंट्रोड्यूसिंग न्यू डेटा, बी है रिपीटिंग द टाइटल ओनली, ऑप्शन सी है समराइजिंग की पॉइंट्स एंड गिविंग अ सजेशन, ऑप्शन डी है राइटिंग एग्जांपल्स अगेन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, समराइजिंग की पॉइंट्स एंड गिविंग अ सजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 is saying that which of the following is a connective or transition word used to show a contrasting view in an article or debate। ठीक है, तो किसी डिबेट में कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, उल्टा कर रहा है, तो किन चीज़ों पर हम देखेंगे। ऑप्शंस आर फर्दर मोर, एड्स इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी consequently shows result, option C on the contrary shows contrast, and option D similarly shows comparison। yes, option C will be correct answer। कंट्रास्टिंग बोला है ना, तो कंट्रारी हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यही विरोधाभास करता है, ऑप्शन सी, शो कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 87 विच ट्रांजिशन वर्ड इज बेस्ट यूज टू शो अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन राइटिंग। ठीक है, राइटिंग में कॉज एंड इफेक्ट्स को कौन अच्छी तरह से शो कर पाता है। आपके आंसर हैं हाउएवर, ऑप्शन बी है देयरफॉर, ऑप्शन सी है लाइकवाइज, और ऑप्शन डी है ऑन द अदर हैंड। तो बताइए कि कॉज और इफेक्ट में सबसे बढ़िया रिलेशन किसका बनता है, तो देयरफॉर बनता है क्या, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर,
therefore. Now है question number 88. Which of the following words is commonly used to add an idea in an article or debate? कौन सा कॉमन आइडिया ऐड करना चाहिए किसी आर्टिकल में या डिबेट में? तो आपके ऑप्शन है ऑल्दो, बी है नेवरदलेस, सी है मोरोवर और डी है बेरेज। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरोवर विल बी योर करेक्ट आंसर, मोरोवर। क्वेश्चन नंबर 89 है विच ट्रांजिशन वर्ड इज यूज टू शो अ रिजल्ट और इफेक्ट इन एन आर्टिकल और डिबेट? किसी भी आर्टिकल और डिबेट में रिजल्ट और इफेक्ट को शो करने के लिए कैसे वर्ड होने चाहिए? आपके ऑप्शन है हाउएवर, ऑप्शन बी है देयरफॉर, ऑप्शन सी है सिमिलरली और ऑप्शन डी है ऑन द अदर हैंड। तो 89 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, देयरफॉर विल बी योर करेक्ट आंसर, देयरफॉर। क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन वर्ड इज यूज टू शो अ कंपैरिजन? तो कंपैरिजन को दिखाने के लिए किस तरह के ट्रांजिशन वर्ड का यूज करते हैं? ऑप्शन आर ऑल्दो, ऑप्शन बी है नेवरदलेस, ऑप्शन सी है लाइक वाइज और ऑप्शन डी है कॉन्सिक्वेंटली। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइक वाइज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 91। सवाल कह रहा है कि वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस द इंट्रोडक्शन शुड बी मेनली। ठीक है, तो आप राइटिंग लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, तो बताइए कि क्या मेनली इंट्रोडक्शन उसमें आप इंक्लूड करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं पर्सनल ओपिनियन ओनली, ऑप्शन बी है नेम और फूड आइटम, और ऑप्शन सी है पर्पस ऑफ द विजिट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन, और ऑप्शन डी है कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट। सो ऑप्शन सी विल बी एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, क्या करेंगे? पर्पस ऑफ द विजिट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये इस मेन चीज को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है विच टेंस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट अबाउट अ कंप्लीटेड विजिट। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन है किस टेंस में हम लोग लिखेंगे रिपोर्ट, किस टेंस में हम लोग लिखेंगे, एप्रोप्रिएट टेंस कौन सा होना चाहिए? ठीक, ऑप्शंस कह रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ऑप्शन बी है फ्यूचर टेंस, ऑप्शन सी है पास्ट टेंस एंड ऑप्शन डी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चारों टेंस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है और बोला है कि बताइए आपको राइटिंग रिपोर्ट लिखना है तो किस टेंस का यूज करेंगे। तो आप सभी ने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है कि जब कभी भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो वो हमेशा बीता हुआ कल का होता है, यानी कि पास्ट टेंस के बारे में लिखते हैं, है ना? पास्ट टेंस के बारे में लिखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन अ फॉर्मल लेटर? किसी भी फॉर्मल रिपोर्ट में अवॉइड करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? किस ऑप्शन को अवॉइड करेंगे? देखिए जरा ऑप्शन है क्लियर एंड फैक्चुअल लैंग्वेज, इसको तो नहीं करेंगे। ऑप्शन बी है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, इसको भी नहीं करेंगे। ऑप्शन सी है स्लैंग एंड इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, जैसे ही वर्ड स्लैग आ जाए ना तो आप जानिए कि एकदम वर्ड गलत है। ठीक है, इस चीज को हम अवॉइड करेंगे, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 है द कंक्लूजन ऑफ अ रिपोर्ट ऑन अ हिस्टोरिकल विजिट शुड। तो कंक्लूजन ऑफ अ रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्ट का कंक्लूजन करेंगे जब कोई हिस्टोरिकल प्लेस विजिट किए हैं तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन है इंट्रोड्यूस न्यू इवेंट्स, ऑप्शन बी है रिपीट द इंट्रोडक्शन वर्ड बाय वर्ड, ऑप्शन सी है समराइज द विजिट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ऑप्शन डी है एड अनरिलेटेड पर्सनल स्टोरीज। तो आपका आंसर हो जाएगा समराइज द विजिट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इंट्रोड्यूस नया नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे और अनरिलेटेड चीज़ों और झूठी कहानियां नहीं सुनाएंगे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 व्हेन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड वेयर इज द रिसिपिएंट एड्रेस ट्रेडिशनली प्लेस्ड? जब कोई हम लोग पोस्ट कार्ड लिखते हैं तो बताइए कि जो रिसिपिएंट होता है उसका एड्रेस हम कहाँ पर लिख देते हैं? आपके ऑप्शन है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड, ऑप्शन सी है एट द बॉटम ऑफ द पोस्ट कार्ड और ऑप्शन डी है एट द टॉप ऑफ द पोस्ट कार्ड। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो एक बार गूगल में इमेज देख लीजिएगा पोस्ट कार्ड का, इसमें राइट हैंड साइड में लिखा रहता है एड्रेस रिसिपिएंट का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट हैंड साइड। 96 है, एक और क्वेश्चन देखिए जरा सा, वेयर शुड यू प्लेस ऑन द स्टाम्प ऑन अ पोस्ट कार्ड? आप देखिए यहाँ पे आपने देखा है ना, अभी बोला है कि एड्रेस लिखा किधर होता है, यहाँ पर एड्रेस की बात बोल रहा है रिसिपिएंट का, इसी चीज को तुरंत घुमा दिया है और बोल रहा है क्या कि स्टाम्प कहाँ लिखा जाता है। ठीक है ना, अगेन आपके पास वही चार ऑप्शन हैं, द लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ द पोस्ट कार्ड। इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट कॉर्नर में स्टाम्प लगाया जाता है, जो स्टाम्प होता है वो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है डैश बीइंग टायर्ड शी कंप्लीटेड हर होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है, कि भाई थकी होने के बावजूद भी उसने अपना होमवर्क टाइम से पूरा कर लिया। तो आपके ऑप्शन है डिस्पाइट, ऑप्शन बी है इन स्पाइट, ऑप्शन सी है फोर एंड ऑप्शन डी है नो प्रीपोजिशन नीडेड।
कुछ ना कुछ तो लगना है। तो इसके बावजूद के बावजूद यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डिस्पाइट। थकी होने के बावजूद भी उसने अपना काम पूरा किया। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। नो सूनर हैड शी एंटर्ड द रूम डैश एवरीवन स्टार्टेड एंड क्लैपिंग। ठीक है, जैसे वो अंदर गई सभी लोग खड़े होकर के क्या करने लगे, ताली बजाने लगे। अब बताइए कि ये जो नो सूनर कनेक्टर है, इसके साथ एक वर्ड आता है, वो कौन सा वर्ड है? आपके ऑप्शंस हैं व्हेन, ऑप्शन बी है देन, ऑप्शन सी है देन एंड ऑप्शन डी है ए। अब बताइए कि करेक्ट नो सूनर के साथ आने वाला कनेक्टर क्या है? तो नो सूनर के साथ आने वाला कनेक्टर है THAN वाला द, देन। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नो सूनर हैड शी एंटर्ड द रूम देन एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, सभी लोग तालियां बजाने लगे। देन क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है डैश हिज इलनेस ही अटेंडेड हिज मीटिंग, कि बीमार होने के बावजूद भी उसने क्या किया, मीटिंग को अटेंड किया। यहाँ पर फोर ऑप्शन है, फोर इन स्पाइट ऑफ, एंड ऑप्शन सी है ऑन, ऑप्शन डी है नो नीड प्रीपोजिशन। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, बीमार होने के बाद भी ही अटेंडेड द मीटिंग, उन्होंने अपना मीटिंग अटेंड किया। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें हमने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इसमें करवाया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। नो सूनर डिड द रेन स्टॉप डैश पीपल केम आउट टू प्ले। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं व्हेन, देन और ए। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आपका आंसर हो जाएगा देन। याद रखिए आप लोग, नो सूनर के साथ जो करेक्ट इसका जो सिमिलर वर्ड आता है वो देन आता है। हार्डली स्कारली अगर कहीं पर वर्ड मिले, हार्डली हार्डली या फिर मिले स्कैट्सली, तो उसके लिए आपके पास व्हेन लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारे सवाल का आंसर है ऑप्शन सी देन। ओके, सो नाउ वी हैव फिनिश्ड 100 क्वेश्चंस, एंड ये सारे क्वेश्चंस आपके सहायक आचार्य वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि अप्लाइड इंग्लिश में इसी तरह के ही सवाल पूछे जाएंगे। पूरे के पूरे पेपर वन में जो 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन रहेगा, इतने सारे क्वेश्चन वो लाएगा कहाँ से? एकदम बेसिक से उठाते हुए चीज़ों को चलेगा, छोटी-छोटी चीज़ों को जो आपको लगेगा कि हाँ, आपने पढ़ रखा है, देख रखा है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे एट अ टाइम क्या होता है कि माइंड से चीज़ें फ्रस्ट्रेशन के कारण, एग्ज़ाम के डर के कारण से चीज़ें हमारे माइंड में नहीं आती है। हमें याद तो होता है, लेकिन हम उस वक़्त पे लिख नहीं पाते हैं। इसीलिए ये रिवीज़न आप लोगों के लिए एकदम रामबाण की तरह प्रूव होने वाला है। आप लोग एक नज़र देखें, ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। आप लोगों ने ऑलरेडी आज तक बहुत कुछ पढ़ा है, पढ़-पढ़ कर आप लोग अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। सिर्फ़ एक नज़र डालने की ज़रूरत है। माइंड को रिमाइंड कराइए कि आपने ये चीज़ें पढ़ रखी है, बस। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।